हमने प्रीवियस वीडियोस में जितने भी जीआई के डिसऑर्डर थे सारे कवर कर लिए थे। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉमिटिंग उसको कवर करने जा रहे हैं। वॉमिटिंग और नोजिया और गैसेस जो है वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो वॉमिटिंग के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये 3 तरीके से होगी। इसमें ब्रेन के अंदर जो है वो, वैसे तो प्रोस्टेमा जो है वो हमारा वॉमिटिंग सेंटर कहलाता है हमारे ब्रेन के अंदर, लेकिन इसके अलावा अगर इसके साथ ही होता है जिसको हम कहते हैं सीटीजी केमोरिसेप्टर जोन, वो इसके साथ लेटरली पड़ा हुआ होता है आपके वेंट्रिकल के अंदर। तो अगर उसको भी ज़रा सा भी स्टिमुलस मिल जाए तो वो भी वॉमिटिंग करवाता है। और तीसरा जो है अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई स्टिमुलस पहुंच जाए तो भी वॉमिटिंग हो जाती है। तो बेसिकली हम जो है वो तीनों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिटेल से और जो मुश्किल है ना वो ये है प्रोस्टेमा वाला। तो वो क्या है, पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। सबसे पहले वाइवा में वो डेफिनेशन ही पूछते हैं कि वॉमिटिंग होती क्या है। तो वॉमिटिंग इज़ बाय मीन्स विच अपर जीआईटी ट्रैक रिड्स इटसेल्फ ऑफ इट्स कंटेंट्स। वॉमिटिंग के ज़रिए आपका जो अपर जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर जितने भी इरिटेटिव कंटेंट्स होते हैं, या वो ओवर डिस्टेंस या हद से ज़्यादा खाया हुआ कोई चीज़, खाली कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो उसको हद से ज़्यादा एक्साइट कर रही है उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को, तो वो उससे अपने आप को बचाता है और उस बचाने को हम वॉमिटिंग कहते हैं। वो सारा कंटेंट जो उसको इरिटेट करा जीआई के अंदर उसको बाहर निकाल कर फेंक देता है, जिसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं वॉमिटिंग। तो अब ये कहाँ पर होता है, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो वॉमिटिंग का मटेरियल है वो आपके जो इलियोसिकल स्फिंक्टर था उसके लेवल तक जो है वो मटेरियल वापस आ सकता है। उसके आगे जो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से जो है वो कोई भी मटेरियल रिवर्स बैक होकर वापस नहीं आ सकता। तो यानी अगर आपके स्टमक में कुछ, डिडनम में कुछ है तो वहाँ से जो है वो रिवर्स बैक हो जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं क्या पढ़ना है हमें कि ये इनिशिएट कैसे होती है। अच्छा, तो ये वॉमिटिंग करवाने के लिए सेंसरी सिग्नल्स कहाँ से इनिशिएट होते हैं। आपके जो प्रोस्टेमा वाले जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपके फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक और अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो है वो सेंसरी सिग्नल जो है वो इनिशिएट होंगे। वो क्या करेंगे कि वो बताएंगे कि भाई यहाँ पर या तो इरिटेटिव कोई मटेरियल पड़ा हुआ है या फिर हद से ज़्यादा जो है वो इस बंदे ने खा लिया है तो इसको निकालो, ठीक है ना। तो ये जो सिग्नल्स जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। पेसूस यानी फेरेंक्स से जाएंगे, इसोफेगस से जाएंगे, आपके स्टमक से जाएंगे और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएंगे। लेकिन जब सिग्नल जाएंगे तो सिर्फ इन जगहों से ना, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन सिग्नल आएंगे कहाँ वापस, वो सिग्नल आपके जो है वो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के पास भी आएंगे, वो लोअर ट्रैक के पास भी आएंगे, वो आपके एब्डोमिनल मसल्स के पास भी आएंगे, वो आपके डायफ्राम के पास भी आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वॉमिटिंग जहाँ पे इरिटेशन हो रही है, जो पैगाम जो है वो सिर्फ वहाँ से जाएगा। लेकिन जब पैगाम वापस आएगा वॉमिटिंग करवाने के लिए, तो वॉमिटिंग सिर्फ ऐसे तो नहीं होगा ना कि बैठे बैठे आराम से जाके कर दी। आप पेट को भी पकड़ते हैं, आपके गले में भी दर्द होता है, आपको भारी महसूस होता है, आपसे सांस नहीं ली जाती, आपके एब्डोमिनल मसल्स जो है वो सारे के सारे सिकड़ जाते हैं, आपका डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हो जाता है, आप पूरे झुक जाते हैं, बहुत ज़ोर से कफ करते हैं जब आपको वो वॉमिटिंग हो रही होती है। तो इसलिए जब सिग्नल्स जाएंगे ना, तो जाएंगे तो वो वेगल और सिंपैथेटिक एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू। लेकिन जब वो वापस आएंगे ना तो उसमें काफ़ी सारी डिफरेंट जो है वो मोटर नर्व फाइबर्स मौजूद होंगे, क्योंकि देखिए चीज़ें भी तो ऐड हो गई ना। जा तो सिर्फ इन चीज़ों के तरफ से जा रहे हैं सेंसरी सिग्नल, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो हम पहले ही पढ़ते हैं कि जो सिग्नल सेंसरी सिग्नल जा रहे हैं फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक और अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो कौन सी नर्व लेकर जा रही हैं, वो लेकर जा रही हैं वेगल और सिंपैथेटिक एफरेंट नर्व फाइबर्स लेकर जा रही हैं। कहाँ पर लेकर जा रही हैं, ये जो है ब्रेन स्टेम के अंदर आपका प्रोस्टीमा होता है जिसको हम कहते हैं वॉमिटिंग सेंटर। ये वेगल और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो है वो ये सिग्नल के भाई स्टमक या फिर फेरेंक्स या फिर इसोफेगस या कहीं पे भी जो है वो यहाँ मतलब यहाँ या इन तीनों में से किसी भी जगह पर जो है आपके अपर जीआई ट्रैक के किसी भी एरिया पर जो है वो इरिटेशन हो रही है, कोई मटेरियल ऐसा पड़ा हुआ है, तो ये सारे जो है वो वहाँ मौजूद होती हैं और वहाँ से सिग्नल लेके जाती हैं आपके ब्रेन स्टेम तक। ब्रेन स्टेम के अंदर ये सिग्नल जगह अल्लाह ने बनाई हुई, इसको हम कहते हैं प्रोस्टीमा। इस जगह को हम कहते हैं प्रोस्टीमा। और इसको साथ जो है वो ये सारे एफरेंट नर्व फाइबर्स और ये वेगल सिंपैथेटिक उन सबको मिला के जो वो कहा जाता है कि ये वॉमिटिंग सेंटर है। अभी जो आपका प्रोस्टीमा है, जो वॉमिटिंग सेंटर है, इसके पास जब इम्पल्सेस पहुंच गई हैं तो अब इसने करवानी है वॉमिटिंग। लेकिन वॉमिटिंग करवाने के लिए इसको सिग्नल का जवाब भी तो देना है, तो वो जवाब कहाँ जाएगा कि भाई ये इरिटेशन हो रही है तो फटाफट से जो है वो वॉमिटिंग करवाओ। तो वो जवाब कहाँ पर आएगा, From here, motor impulses that cause actual vomiting are transmitted from vomiting center by the way of, तो 5th, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स आएंगी आपके अपर जीआई ट्रैक को स्टिमुलेट करेंगे कि भाई वो इनिशिएट करो वॉमिटिंग। और जो आपकी वेगल और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होंगी वो आपके लोअर ट्रैक को स्टिमुलेट करेंगे, इनिशिएट करेंगे कि भाई वॉमिटिंग करवाओ। और स्पाइनल नर्व जो है वो आपके डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि भाई अभी जो है वो वॉमिटिंग होने वाली है, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ और थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करो ताकि जो भी एक्सेसिव मटेरियल है वो बाहर निकल जाए। तो यानी जाने के लिए तो
यानी जाते हुए जो सेंसरी सिग्नल्स को जाते हुए तो बड़ा इजी था कि वो वेगस और सिंपैथेटिक एफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू जाके उसने आपके प्रोस्टिमा को एक्टिवेट कर दिया और उसने वॉमिटिंग करवाने के लिए हाँ कर दी। लेकिन वहाँ से जो है वो उसको इनिशिएट करवाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। यानी जाने के लिए तो सिर्फ फेरेंक्स और ड्यूडेनम और आपके स्टमक से पैगाम चला जाएगा, भाई इरिटेशन हो रही है, वॉमिटिंग करवाओ, लेकिन वापसी में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए डिफरेंट एरियाज़ के लिए डिफरेंट जो है वो मोटर नर्व फाइबर्स जो है वो काम कर रही होती हैं। तो यानी दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो आपका अपर गैस्ट्रो जीआई ट्रैक्ट है उसको 5th 7th 9th और 12th क्रेनियल नर्व जो है वो क्या कहना चाहिए कि उसको सर्व करती है, जबकि आपका जो अपर जीआई ट्रैक्ट है उसको क्रेनियल नर्व स्टिमुलेट करवाती हैं, और जो आपका लोअर ट्रैक्ट है उसको वेगल और सिंपैथेटिक नर्व, और आपका जो डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स हैं वो उसको स्पाइनल नर्व जो है वो एक्टिविटी करवाने के लिए स्टिमुलेट करवाती है और सिग्नल लेकर आती है मोटर नर्व फाइबर्स। ये मोटर इम्पल्स जो है इम्पल्स लेकर आती हैं कि भाई ये वॉमिटिंग करवानी है, ठीक है। अब इसमें ये इम्पल्स लेकर आई है तो सबसे पहले क्या होगा कि वो जो नॉर्मल काम हो रहा है ना, नॉर्मल काम क्या होता है कि इसोफेगस से खाना अंदर गया, उसका काम है कि वो आगे ही जाएगा, यानी उसका काम है कि उसने उससे आगे ही जाना है। अब उसने क्या करना है, वॉमिटिंग हो रही है ना, तो वॉमिटिंग का मतलब ये है इसने आगे नहीं जाना है, इसने रिवर्स जाना है। तो इसके लिए क्या करवाएगा, सबसे पहला काम होगा एंटी पेरिस्टाल्टिक या प्रीलूड टू वॉमिंग। तो ये क्या चीज़ होती है कि वॉमिटिंग से 2 से 3 मिनट पहले हमें कहते हैं हमें उबकाई आ रही है, हमारा दिल ख़राब हो रहा है, ये जो प्रीलूड है ना, ये उसी उबकाई या उसी मतली को कहते हैं। यानी वो जो पेरिस्टाल्सिस यानी वो जो वेव्स जो ऐसे आ रही थी जिनको नीचे की तरफ आना था खाने को लेके, ये रिवर्स जाती हैं और खाना बाहर की तरफ निकल नहीं करता। और ये वेव इतनी पावरफुल होती है कि अगर आपके डिडनम के लेवल से नीचे भी आपका जो फूड है वो चला गया है ना, तो ये उसको भी जो है वो इतनी मतलब पावरफुल वेव्स होती हैं कि उसको भी जो है वो निकाल के आपके स्टमक और फिर स्टमक से जो है वो आपकी इसोफेगस और फेरेंक्स के थ्रू बाहर लेकर आ जाती हैं। तो ये वेव जो है वो 2 से 3 मिनट मतलब आपकी वॉमिटिंग से 2 से 3 मिनट पहले ही स्टार्ट हो, 3 से 5 मिनट पहले ही जो वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं और मतली आपको होना शुरू हो जाती है। यानी वॉमिटिंग तो अभी होने में टाइम है, लेकिन 3 से 5 मिनट पहले आप कहना शुरू कर देते हैं भाई मुझे मतली हो रही है, मेरा दिल ख़राब हो रहा है। पेरिस्टाल्सिस का ऑपोजिट है एंटी पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस में फूड जो है मुंह से एनएस की तरफ जा रहा होता है, माउथ से एनएस की तरफ जा रहा होता है, और यहाँ पे रिवर्स होता है कि फूड जो है वो आपका इसोफेगस की तरफ आ रहा होता है और रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो रही होती है, नीचे बाहर अंदर आने की तरफ बजाय वो बाहर की तरफ जा रहा होता है। और ये वेव्स बहुत ताकतवर होती हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो इतनी पावरफुल वेव जो है वो जनरेट नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे हम जो हेल्प लेते हैं ना वो आपकी मतलब पैगाम मतलब भेजने के लिए तो हम वेगल और सिंपैथेटिक एफरेंट्स का लेते हैं, लेकिन वापसी में फिर स्पाइनल नर्व्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और आपकी जो ब्रेन स्टेम है वो भी जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है आपका वॉमिटिंग को जो है वो इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आगे हम मज़ीद ये क्या कहते हैं कि ऑन द ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग, यानी जब वॉमिटिंग होने लगती है तो आपके जो ड्यूडेनम है और स्टमक है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टमक के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर होता है, और ऊपर जीआई ट्रैक्ट में भी इसोफेजियल फ्रेंजियल स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, यानी अगर आपको फूड आगे भेजना है तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होगी तो फूड यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगी फूड यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करवा रहे हो तो फिर कॉन्ट्रैक्शन पीछे यहाँ होगी, फूड यहाँ आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होगी, फूड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इंट्रिंसिक कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं ताकि जो है वो वॉमिटिंग हो सके। अभी नेक्स्ट पेज पे ये क्या बताना चाह रहा है कि वॉमिटिंग ऑनसेट ऐसे नहीं कि ठीक है अब आपके जो है वो स्फिंक्टर्स जो है वो रिलैक्स हो गए और जो सारा फूड मटेरियल था वो बाहर आ गया, वॉमिटिंग हो गई, ऐसे नहीं। वहाँ से अगर प्रोस्टिमा को सिग्नल मिल गए और अगर मोटर नर्व्स जो है वो सिग्नल लेकर चली भी गई कि भाई वॉमिटिंग करवा दो और स्फिंक्टर्स रिलैक्स हुए और आपने वॉमिटिंग कर दी, तो दैट इज़ नॉट ईजी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, डायफ्राम भी, तो वो क्या कहते हैं वॉमिटिंग एक्ट जब हो रहा होता है तो पहली चीज़ क्या होती है कि हम बहुत गहरा सांस लेते हैं, यानी बहुत सारा ऑक्सीजन जमा कर लेते हैं ताकि ड्यूरिंग वॉमिटिंग हमें एनर्जी और ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरा क्या, हमारा हायोइड बोन जो ऊपर की तरफ आया था, जो हमारा लेरिंग्स है वो जो लेरिंग्स के अंदर जो हमारे पास इसोफेजियल और अपर इसोफेजियल और अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर वगैरह जो होते हैं, जितने भी स्फिंक्टर होते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट के, वो सारे जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं ताकि फूड पैसेज जो भी ईजी हो जाए। और तीसरा क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि हमारा जब हम जो है वो स्वेलिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो हमारा लेरिंग्स होता है वो ऊपर आता है और एपिग्लॉटिस आके उसको कवर कर देता है ताकि जो फूड जो है वो लंग्स के अंदर ना चला जाए। सेम चीज़ यहाँ पे होगी कि जो हमारा एपिग्लॉटिस है वो आएगा और आके हमारे लेरिंग्स को जो बंद कर देगा ताकि जो फूड है वो वॉमिटिंग करते वक्त जो वो लंग्स में ना चला जाए। तीसरी चीज़ क्या कि जो हमारे पोस्टीरियर नीरीज हैं, जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, वो जाके हमारे पोस्टीरियर नीरीज को बंद कर देगा ताकि खाना जो है वो प्रेशर से हमारी नाक से बाहर ना आ जाए। पर समटाइम ये जो फोर्थ चीज़ है ना, चौथी, ये रह जाती है और हम वॉमिट करते हुए समटाइम्स वो नाक से भी बाहर आ जाता है।
तो ये क्या है कि यहाँ पे आपको जो है स्टिमुलस मिला, आपके जो है बाउल में आपके ड्यूडेनम या स्टमक के अंदर इरिटेशन हुई, वहाँ से स्टिमुलस गया सेंसिटिव नर्व फाइबर्स के थ्रू, वेगल और सिम्पैथेटिक के थ्रू, और जाके उसने प्रोस्टिमा को एक्टिवेट कर दिया। उसने कभी मैंने वॉमिटिंग करवानी है, उसने वॉमिटिंग करवाने के लिए आपके एब्डोमिनल मसल्स और आपके जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर जितने भी स्फिंक्टर्स थे उन सबको रिलैक्स करवा दिया उसने, और जो है आपकी रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करवा दी, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुए, फूड सारा बाहर आ गया और उसके अंदर ये सब चीज़ें हुई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हम पढ़ते हैं सीटीजी केमोरिसेप्टर जोन, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो ये जो हमने आपका पिक्चर देखते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है आपका प्रोस्टिमा, ठीक है, ये है यहाँ पे होता है आपका प्रोस्टिमा। तो इसके थोड़ा सा पीछे ही कि ये होता है सॉरी ये आपका प्रोस्टिमा है, वो वॉमिटिंग सेंटर लिखा हुआ है, और इसके ज़रा सा लेटरल ही यहाँ पर होते हैं केमोरिसेप्टर जोन। ये कब एक्टिव होता है आपका वॉमिटिंग सेंटर? जब आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर कोई इरिटेशन हो या डिस्टेंशन हो जाए। लेकिन ये ही तब ही इरिटेट होता है जब आप कोई ऐसा ड्रग ले लें, एपोमॉर्फिन या मॉर्फिन, जैसे हम ऑपरेशन से पहले समटाइम्स कुछ ड्रग्स दे देते हैं, बीपी के लिए भी देते हैं, बीटा ड्रग्स जो देते हैं, उनकी वजह से भी जो है ये ट्रिगर जोन जो है वो एक्टिव हो जाता है और आपको वॉमिटिंग हो जाती है। और ये एक रीज़न और है जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाता है कि अगर आप जो है वो ऊंचाई से नीचे देख रहे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाज़ लोग जो है वो सफ़र के दौरान जो है वो डायरेक्शन जैसे चेंज होती है, ज़रा सा रोड क्रॉस किया या मुड़े या आगे गए, तो वो भी उसकी वजह से भी जो है ना वो ये ट्रिगर जोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि एक तो आपका अगर नर्वस सिग्नल्स अगर आपके ब्रेन के अंदर आ गए, वो नर्वस सिग्नल कौन से हो सकते हैं? एक तो ये कि आपने कोई मेडिसिन ले ली इस तरीके की, ठीक है, कौन सी मेडिसिन? एपोमॉर्फिन और मॉर्फिन। या दूसरा सिग्नल क्या हो सकता है? दूसरा सिग्नल ये हो सकता है कि आप मतलब पहले तो आपको ब्रेन स्टेम के अंदर पैगाम गया प्रोस्टिमा की तरफ, अब यहाँ पे नर्वस सिग्नल्स आया और उन्होंने जाके आपके केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट कर दिया और इसने करा दी डायरेक्टली वॉमिटिंग। वो किस वजह से करवाता है? अगर इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मिल जाए, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यानी पावरफुल स्टिमुलेशन मिल जाए, किस चीज़ की? किसी ड्रग की मिल जाए, या फिर डायरेक्शनल चेंजेस की वजह से, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, कभी गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो भी ये जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वॉमिटिंग करवा देते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे हमने पढ़ी थी लेब्रिंथन वाली, वेस्टिबुलर लेब्रिंथन। क्या कि आपके कान के अंदर जो है वो वेस्टिबुलर लेब्रिंथन होता है आपके इनर ईयर के अंदर, और उसके पास क्या होता है कि आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लाई होता है और उसके अंदर होता है सेरेबेलम। और सेरेबेलम क्या करता है कि जाके आपके केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को जो है वो एक्टिवेट कर देता है। यानी आपके कान के थ्रू जो है वो आपको पता है ना कि आपके जो ईयर्स हैं, आपके जो बाहर वाला कान का जो ये हिस्सा है, ये आपके बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो वेस्टिबुलर लेब्रिंथ लगा हुआ है ना, ये जाके बता देता है कि भाई डायरेक्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो राइड्स लेते हैं ना लोग, कुछ लोगों से राइड्स बर्दाश्त नहीं होती, वो राइड से जैसे ही उतरते हैं उनको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये वो वाला सीन है कि वो डायरेक्शन चेंज हुई है, ये बहुत ऊंचाई पे है या नीचाई पे है, या राइड्स ले रहा है या कुछ भी चीज़ है, तो वो कौन सेंस करता है? ये वेस्टिबुलर लेब्रिंथ सेंस करके बताता है आपके केमोरिसेप्टर जोन को, ये करवाता है वॉमिटिंग। और ये वाली कौन करवाता है? दूसरी वाली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम करवाता है। ये कैसे होती है? जब आप कोई इस तरीके का ड्रग ले लें। अब तीसरी चीज़ हमने पढ़नी है नोज़िया यानी मतली, यानी सेंसेशन बिफोर वॉमिट, यानी आपको बस दिल करता है कि मतली हो रही है, वॉमिट हो ना, ठीक है। यानी पेरिस्टाल्टिक वेव्स हल्के हल्के जनरेट होती रहे रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन वो आपको वॉमिटिंग उससे मतलब निकले ना, मतलब आपके सबकॉन्शियस एक्साइटेशन ऑफ मेड्यूला। अगर आपकी वॉमिटिंग नहीं हो रही, वॉमिटिंग सेंटर के पास आपका मेड्यूला होता है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी एक्साइटेशन हो रही है कि भाई वॉमिटिंग होगी लेकिन हो नहीं रही है, उसको हम कहते हैं नोज़िया। दिल ख़राब होना, दिल मतली रहना कि भाई मेरा दिल ख़राब है, मतली हो रही है, मैं कुछ भी नहीं खा रही, समटाइम्स हम सुनते हैं ना, ये वो चीज़ है। तो इसके रीज़न भी सेम ही है कि अगर आपके बाउल के आपके जीआई ट्रैक्ट में कोई इरिटेशन हो जाए। दूसरी चीज़ कि अगर आपके जो ब्रेन के अंदर से या मोशन सिकनेस, या ब्रेन के पास मोशन सिकनेस की वजह से, यानी अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं करते लेकिन ट्रैवल करना पड़ रहा है, गर्मी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है वो आपको आपका जो ब्रेन है उसके अंदर ये सिग्नल्स इम्पल्सेस चली जाएंगी कि भाई वॉमिटिंग करवानी है, ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो वो वॉमिटिंग जोन पड़ा हुआ है, वो किसी भी रीज़न से इम्पल्सेस फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो है वो वॉमिटिंग के इम्पल्सेस किसी रीज़न से चली जाए तो भी आपको नोज़िया हो जाता है। इसके ये अगर आपने वॉमिटिंग पढ़ लिया तो फिर आपको ये पढ़ना इतनी डीप ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके तीनों रीज़न सेम ही है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं गैसेज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा सा कभी कभी मतलब ऐसी मजाक में पूछ लेते हैं, समझ आता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, तो इसलिए पढ़ लेते हैं। गैसेज इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अभी आपको समझ में आएगी और मेरे बोलने से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बोलने की। तो ये आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर गैसेज कैसे आती हैं या कैसे बनती हैं, कैसे मौजूद होती है, इसके 3 रीज़न होते हैं आपके जीआई ट्रैक्ट की गैसेज के। एक तो ये कि आप खुद जो है वो हवा के साथ जो है वो गैसेज को निगल लें, ठीक है, पेट्रोल पम्प के पास से गुजरें और अच्छे तरीके से सांस ले लिया है वहाँ पे,
ठीक है। तो ये दिस इज़ द रीज़न। दूसरा क्या होता है कि आपके बैक्टीरिया जो स्टमक में पड़े हुए होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम खमीर को जब आटे को जब खमीर होने के लिए रखते हैं तो जो शॉपर उसके ऊपर चढ़ाते हैं जो प्लास्टिक, वो भी फूल के जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। क्या होता है कि जो आपके बैक्टीरियाज जो होते हैं वो गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो जो शॉपर है वो फूल के बड़ा हो जाता है और आपका आटा भी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है। तो ये होता है बैक्टीरियल एक्शन। इसकी वजह से भी गैसेज जो है वो आपको पता है हमारे स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके स्टमक में जो है गैसेज बन सकती हैं। दूसरा क्या होता है, सॉरी फोकस चला गया। दूसरा क्या होता है कि गैसेस दैट डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो गैसेस जो आपके ब्लड में से जो वो जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो अब पहले ही हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने कि हम जो गैसेस स्वेलो करते हैं, यानी जो हम हवा के साथ जो गैसेस निगल लेते हैं, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। वो गैसेस जो हमने हवा के साथ ले ली हैं उनके अंदर होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और वो गैसेस जो हम हमारे बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक में बना रहे होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन होता है। और जबकि कुछ फूड्स भी ऐसे होते हैं जो हमारे पास जो है स्टमक के अंदर जो गैस बना रहे होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं खाना मत खाओ, मतलब बीन्स मत खाओ, ये गोभी मत खाओ, गैस हो जाएगी, हम सुन रहे होते हैं अक्सर। तो ये बीन्स, कैबेज, अनियन, इनकी वजह से भी जो है समटाइम्स गैस हो जाता है, गैस जो है आपके स्टमक में बनता है। तो इसमें पढ़ने वाली बात सिर्फ ये है कि एक दिन में 7 से 8 लीटर जो है आपके स्टमक में गैस बनती है, और सिर्फ 0.6 लीटर गैस ही जो है वो आपके एनएस के थ्रू निकलती है। बाकी क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर वो लंग्स में चली जाती है थ्रू ब्लड, और वो रेगुलेट करती रहती है। ठीक है, बस ये थी आपका जो है वो जीआई ट्रैक्ट के सारे मसले ख़त्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी इन द नेक्स्ट वीडियो।